Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to all of you in my YouTube channel Target with Arjun, class 12 chemistry, and today I am going to start your second chapter solution. तो लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर इज सॉलिड स्टेट, बट वो अब हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो पहले वो हमारे सिलेबस में था, लेकिन लास्ट ईयर उसको सिलेबस से हटाया गया और इस साल उसको फिर से ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा डिफरेंट टाइप का जो चैप्टर है वो कौन कौन से चैप्टर है हमारे फर्स्ट बुक में और सेकेंड बुक में। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट बुक हमारा क्या है, उसमें कितने चैप्टर हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे अभी बताएंगे आपको। उसके बाद से सेकेंड चैप्टर तो हम लोग जब सेकेंड बुक हम बाद में पढ़ेंगे, उसका हम बाद में उसका बताएंगे। तो पहले हम फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन से। तो इतना तो क्लियर होगा ही आपको कितने चैप्टर होंगे। बुक सबने खरीद लिया होगा, नहीं भी होगा तो आप लोग गूगल से आप लोग डाउनलोड भी किए होंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा सॉलिड स्टेट। योर फर्स्ट चैप्टर इज सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, एंड सेकेंड चैप्टर इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, एंड थर्ड चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ चैप्टर इज chemical kinetics, chemical kinetics, and fifth chapter is surface chemistry, surface chemistry, and sixth chapter is isolation of elements, and seventh chapter is p block elements, and eighth chapter is d and f block elements, and last chapter of the first book is coordination, chemistry, coordination chemistry। तो ये इतने चैप्टर हैं, हमको फर्स्ट बुक में इतने चैप्टर 1 by 1 पढ़ने हैं। तो लेट अस स्टार्ट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन। आफ्टर सॉल्यूशन मैं सॉलिड स्टेट को इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो भी टर्म्स हैं उस टर्म्स को आज हम लोग डिफाइन करेंगे, एंड नेक्स्ट टर्म से हम लोग कुछ आगे उसके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? तो जनरली हम सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, लेकिन उसको डिफ़ाइन करने के लिए बोला जाए तो हम जनरली डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली सॉल्यूशन हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी भी शरबत पीते हैं घर पे, जैसे कि चीनी लिया, चीनी को पानी में डिज़ाल्व करके उसके रस को पी गया, तो ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर जनरल वे में किसी बच्चे को समझाना है तो हम लोग कैसे समझाएंगे? उसी तरह से हमने क्या किया कि NaCl को पानी में डिजॉल्व कर दिया। तो जो सैलाइन सोल्यूशन हम लोग पीते हैं, NaCl में अगर NaCl को पानी में डिजॉल्व किया और डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब NaCl लेस अमाउंट में अगर पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। तो मतलब वो भी तो हम डेली यूज में हमारे है, हम उसको पीते हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन को डिफ़ाइन करने का तरीका क्या हो, तो कैसे इसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे? तो जो भी हम सोल्यूशन देखते हैं कि जब घर में NaCl को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, ये भी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। शुगर को हमने वाटर में डिजॉल्व किया, ये भी क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। एंड हम बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज को पानी में डिजॉल्व करते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह का सोल्यूशन हो गया। तो कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? तो डिफाइन करने का तरीका क्या? अब कोई बोलेगा कि हम क्या सैंड को पानी में, क्या वो भी सोल्यूशन हो गया? नो। अगर कोई बोले चॉक को, मिल्क को पानी में डिजॉल्व किया, क्या वो भी सोल्यूशन हो गया? हम बोलेंगे नो। तो इसमें डिफरेंस क्या है? आप बोल रहे हैं पानी में उसको डिजॉल्व करते हैं तो उसको सोल्यूशन बोलते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं उसको पानी में, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, उसको पानी में डिजॉल्व किया तो उसको सोल्यूशन बोला। बट मिल्क को हम सोल्यूशन बोल सकते हैं, लेकिन वो
ट्रू सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम यहाँ बात करेंगे ट्रू सोल्यूशन का, कि ट्रू सोल्यूशन होगा। मतलब जनरली सोल्यूशन जो होते हैं वो 3 तरह का होगा, ट्रू सोल्यूशन होगा, कोलाइड होगा और सस्पेंशन होगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल सोल्यूशन का, ट्रू सोल्यूशन की बात करेंगे। तो ट्रू सोल्यूशन होता क्या है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो ये होता क्या है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, वन कंपोनेंट इज कंप्लीटली मिक्स विद अनदर कंपोनेंट एंड दिस इज नोन एज होमोजीनियस। तो इसी को हम बोल रहे हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट इज नोन एज सोल्यूशन। तो कंपोनेंट्स यहाँ क्या होते हैं? कंपोनेंट्स हो सकता है लाइक सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ये होता है हमारा कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट एक दूसरे से मिक्स हो सकता है, तो हमारा सोल्यूशन बनाएगा कब? जब वो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या है, जो एक कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट में कंप्लीटली एक दूसरे में क्या होगा, मिक्स होगा। मतलब हम बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, द यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में हमने क्या किया, NaCl और शुगर को ऐड किया। तो शुगर को ऐड करने के बाद जो NaCl का पार्टिकल है या शुगर का पार्टिकल है वो वाटर में क्या होगा, कंप्लीटली डिजॉल्व कर जाएगा और एवरीवेयर द कंसंट्रेशन इज रिमेन सेम। मतलब हर जगह उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। ये नहीं कि कहीं NaCl ज़्यादा है कहीं NaCl कम है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। हर जगह उसका कंसंट्रेशन कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन। तो हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं इसको, क्या होगा, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 component is called solution। तो सोल्यूशन हमने यहाँ पढ़ा क्या है, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 11 में नहीं पढ़ा, क्लास 10th में नहीं पढ़ा, लेकिन क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा कि ट्रू सोल्यूशन क्या होता था, कोलाइड क्या होता था, सस्पेंशन क्या आता था। तो वहाँ पर हम इसका सिंपल डिफिनीशन देखते थे और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देख लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम सोल्यूशन, एक पूरा हमारा चैप्टर ही है, उसके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। तो 9th में हमने ये 3 टॉपिक पढ़ा था, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो ये क्या था, कैसे इसको डिफाइन करते थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब लेकिन यहाँ पे हम सोल्यूशन के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 components इज कॉल्ड सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होगा, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट क्या होते हैं, आर इन रेगुलर यूनिफॉर्म, एक रेगुलर वे में होते हैं। तो हमको पहचानना मुश्किल हो जाता था कौन बच्चा कौन है। मतलब क्या है, वो सब के सब एकदम यूनिफॉर्म है, एक समान है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन का कंडीशन है, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज दैट कुछ स्टूडेंट हैं जो एक रेगुलर यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन उसी में 2-4 बच्चे हैं जो इरेगुलर मतलब यूनिफॉर्म में हैं, मतलब अदर डे के, तो हम पहचान सकते हैं उसमें कि ये ऑड वन है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये होमोजीनियस ना होकर वो क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस होगा। तो जहाँ पे होमोजीनियस कंडीशन बनेगा वही हमारा क्या होगा, ट्रू सोल्यूशन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं द यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट थ्रू आउट द मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ देख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर हम बोल सकते हैं यहाँ पे द यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ 2 or more than 2 component
component throughout the mixture is called homogeneous mixture. तो क्या पता चला कि जो भी हमारा जैसे एक कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट हमने ले लिया, सपोज दैट शुगर ले लिया, शुगर इज वन कंपोनेंट और वाटर इज द अनदर कंपोनेंट। तो शुगर को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो शुगर इज कंप्लीटली डिजॉल्व इन द वाटर, तो वाटर में वो क्या होगा, कंप्लीटली डिजॉल्व कर जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को, इस तरह के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक स्पेसिफिक टर्म दे देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होमोजीनियस क्या होता है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट्स हमारे पास होते क्या हैं। तो यहाँ पे आगे नोट कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे मिक्सचर, पहले मिक्सचर देखें। मिक्सचर आपको पता होगा मिक्सचर होता क्या था। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो व्हेन वन कंपाउंड इज मिक्स विद अनदर कंपाउंड इन एनी रेशियो, जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिक्स होता है किसी भी रेशियो में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया अभी कि हमने शुगर को पानी में मिला दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्सचर हो गया, या मिल्क को पानी में मिला दिया, ये भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। लेकिन हम बात करते हैं कंपाउंड का, तो कंपाउंड क्या होता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट, किसी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को एक दूसरे से कंबाइन कराते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, कंपाउंड। तो ये दो डिफरेंस आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे मिक्सचर के अंदर आता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो डिफिनीशन हो गया सॉल्यूशन का, एंड देन सॉल्यूशन के अंदर टर्म आ रहा है होमोजीनियस। होमोजीनियस के बारे में हमने बता दिया, होमोजीनियस होता क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लिए। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कंपोनेंट। कंपोनेंट होता क्या है, कंपोनेंट में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कंपोनेंट्स may be solid, liquid और गैस। कंपोनेंट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या होता है, दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। एक कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट एंड सेकेंड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि अब जैसे हमने NaCl को पानी में डिजॉल्व किया तो कैसे पहचानेंगे कि NaCl सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, एंड वाटर हमारा सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज सॉल्यूट एंड अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज सॉल्वेंट, देन दोनों को मिक्सचर से क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। मतलब हम सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं, कैसे, जब हम सॉल्यूट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उससे हमको क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों को वन बाय वन डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमने डिफाइन किया, अभी क्या था आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है सॉल्यूट एंड देन सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट पहले देख लेते हैं। सॉल्यूट, तो सॉल्यूट होगा द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो भी क्वांटिटी हमारा लेसर अमाउंट में है, ठीक है ना, उस लेसर अमाउंट को, लेसर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। एंड जैसे सॉल्वेंट आएगा तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा कि जो कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट में जो सब्सटेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने वाटर NaCl को वाटर में डिजॉल्व किया तो NaCl यहाँ क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक क्लियर हो गया। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एलॉय पढ़े होंगे, एलॉय क्या होता है आपको पता होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग जो ज्वेलरी में
ज्वेलरी में जो भी हम लोग गोल्ड पहनते हैं वो 22 कैरेट का होता है, एंड 22 कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड नहीं होता है। 24 कैरेट गोल्ड इज द प्योर गोल्ड, एंड वो प्योर गोल्ड हम क्यों नहीं यूज करते हैं? बिकॉज 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो जब वो फ्लेक्सिबल होगा तो कहीं से भी इजीली वो टूट सकता है, तो इसी की वजह से उसमें हम लोग उसको हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए उसमें हम लोग मिलाते हैं कॉपर, एंड कॉपर की वजह से वो गोल्ड क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, और वो चलो कन्वर्ट हो जाता है 22 कैरेट गोल्ड में। तब हम इस तरह के गोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलेंगे, एंड दिस इज द एलॉय। एक स्पेसिफिक टर्म होता है सॉलिड सोल्यूशन के, हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एलॉय पढ़ते हैं। अभी हम आगे एग्जांपल देंगे, उससे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूट पढ़ लेते हैं। सोल्यूट होता क्या है? सोल्यूट में जब हम बात करते हैं द सब्सटेंस which is present in lesser quantity in the solution is called solute। तो क्लियर हुआ होगा। जैसे अभी हमने बताया NaCl को पानी में डिजॉल्व किया तो NaCl लेसर क्वांटिटी में है तो क्या हो जाएगा? सोल्यूट। और वाटर क्या है? ज़्यादा अमाउंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा तो इसको मैं ऊपर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सी हियर, solute may be solid, liquid और गैस। सोल्यूट हमारा क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ओके, तो सोल्यूट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट अभी हमने बताया जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है किसी भी सोल्यूशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो डिफिनीशन सेम है, बस हम लेसर के जगह क्या बोल देंगे वहाँ पे? ग्रेटर अमाउंट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द सब्सटेंस which is present in larger quantity in the solution is called solvent। ओके, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है? सॉलिड। सॉल्वेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, एंड सॉल्वेंट में भी आल्सो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता क्या है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया, NaCl is dissolved in water। NaCl is dissolved in water। तो यहाँ क्या होगा? here NaCl is solute because it is lesser in quantity and water is solvent because it is larger in quantity।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि सोल्यूशन होता क्या है। अभी हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हम लोग समझेंगे कितने तरह का सोल्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझेंगे कि सोल्यूशन किसका किसका सोल्यूशन हो सकता है। कि आप जैसे कह सकते हैं सर आपने बताया कि सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो बस क्या यही सोल्यूशन होगा? नो, हमने क्या बताया था, सॉल्यूट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड में भी आल्सो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर हम बात करें तो क्या सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन नहीं हो सकता? हो सकता है। सॉलिड गैस का सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो उसको हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में इसको समझेंगे। तो क्लियर होगा आपको कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट के मिक्सचर से क्या बनता है तो हम बोलेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन होता क्या है तो हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ होमोजीनियस क्या होगा तो हम बोलेंगे जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का थ्रू आउट द मिक्सचर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। या हम इसको बोल सकते हैं कि जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में कंप्लीटली डिजॉल्व होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये क्लियर होगा हो। तो अब इसके जस्ट बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं। और भी एक तरीका है सॉल्यूट सॉल्वेंट को समझने का। जैसे कि हमने लिखा सॉल्यूट, सॉल्यूट, और यहाँ पे लिखा हमने सॉल्वेंट। तो अल्फ़ाबेट में देखेंगे इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 है। 6 नंबर जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू 7। देखेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितने हैं? 7 है। 7 है। तो 6 क्या है हमारा? लेस है। और 7 क्या हमारा क्या है? मोर है। या 7 इज ग्रेटर, और इसको बोल सकते हैं लार्जर। लार्जर बोले ज़्यादा सही है, लेस एंड लार्जर। तो लेस क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, और यहाँ क्या हो जाएगा? लार्जर क्वांटिटी। तो कभी भूले कि सॉल्यूट को हम ज़्यादा अमाउंट बोलेंगे कि तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 तरह का सॉल्यूशन होगा क्या, तो हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है एंड गैसियस सॉल्यूशन होता है। तो 3 तरह का ये सॉल्यूशन होता है एंड ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। तो टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो ये 3 होंगे और 3 के भी 3 हो जाएंगे। तो 3 3 जा कितना हो गया? 9। तो टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे? 9 टाइप का। तो देयर आर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 तरह के लिख लेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें से हम पहला बात करें, फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड इज लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। एंड थर्ड इज गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो थर्ड इज द गैसियस सॉल्यूशन। तो ये 3 तरह का जो सॉल्यूशन है, तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में चाहें तो इसको देख सकते हैं। एक पूरा टेबल बना हुआ है एंड उस टेबल में ये पूरे सॉल्यूशन को वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये सॉलिड लिक्विड गैसियस सॉल्यूशन को फर्दर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसको भी 3 पार्ट में, इसको भी 3 पार्ट। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे? 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे कि हो सकता है सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ एंड सॉलिड का गैस के साथ। सेकंड क्या हो सकता है? लिक्विड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ और लिक्विड का गैस के साथ। एंड थर्ड
थर्ड टाइप जो होगा हमारा गैस का सॉलिड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ एंड गैस का गैस के साथ। तो गैस के साथ का एग्जांपल आपका एयर हो सकता है। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 डिफरेंट गैसेज। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो टोटल हमारा 3 तरह का सोल्यूशन होगा, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन। एंड ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देखेंगे, सॉलिड सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा। इस केस में क्या होगा? सॉल्वेंट इज सॉलिड। यहाँ पे लिख सकते हैं हम चाहें तो, यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, इन दिस केस ये सॉलिड टर्म किसके वजह से आ रहा है? सॉल्वेंट के वजह से। सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा एंड सॉल्यूट जो होगा, सॉल्यूट वो हो सकता है मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड सोल्यूशन का। तो लिक्विड सोल्यूशन हमारे पास है, यहाँ पे लिक्विड टर्म के वजह से जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? हमारा लिक्विड होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट अगर बात करें, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या होता है हमारा? लिक्विड एंड सॉल्यूट तो हमेशा सॉलिड, लिक्विड, गैस ही रहेगा। सॉल्यूट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में जो हमारा गैसियस टर्म है वो हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट इज गैस एंड सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये सब चीज़ें हैं। तो टोटल देखेंगे इस टाइप के सॉल्यूशन में 3 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। कैसे देखेंगे? यहाँ पे सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड किस में डिजॉल्व हो रहा है? सॉलिड में। तो इसका एग्जांपल अब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ है यहाँ समझने वाला है वो मैं समझा दे रहा हूँ। बाकी आप उतना टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बनवा सकते हैं। लेकिन आप एनसीईआरटी बुक में उसको चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बस मैं यहाँ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे है। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा और बुक को खोल के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सॉलिड को सॉलिड में डिजॉल्व किया। देखेंगे एक चीज़ है, जो हमारा सॉल्यूट है उस सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, ना कि सॉल्वेंट को सॉल्यूट में डिजॉल्व करेंगे। क्योंकि जो अमाउंट ज़्यादा होगा जो अमाउंट कम होगा, कम अमाउंट को हम लोग ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट हमारा लेसर क्वांटिटी में है तो इस सॉलिड को सॉलिड में डिजॉल्व किया, दिस इज द फर्स्ट केस। उसके बाद लिक्विड को हमने सॉलिड में डिजॉल्व किया, दिस इज द सेकेंड केस। उसके बाद होगा गैस को हमने सॉलिड में डिजॉल्व किया, दिस इज द थर्ड केस। तो ये 3 तरह का हमारा सॉलिड सॉल्यूशन कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का। अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और यहाँ सॉल्यूट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो पहला हमारा केस क्या बनेगा? सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजॉल्व किया, जैसे NaCl को पानी में डिजॉल्व कर दिया, शुगर को पानी में डिजॉल्व, तो दिस इज द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आता है लिक्विड एंड लिक्विड, मतलब लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व किया। तो लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, जैसे कि अल्कोहल इज डिजॉल्व इन वाटर, तो अल्कोहल को पानी में मिला दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि इस समय तो कोरोना की वजह से अल्कोहल पर बैन लगा हुआ है, तो इसलिए इस समय लोग अल्कोहल पानी में नहीं मिला पा रहे होंगे, तो इसको देख सकते हैं आप। तो लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं होमोजीनियसली, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। एंड थर्ड केस देखेंगे, गैस को हम लोग लिक्विड में मिला रहे हैं, जैसे कि होता है क्या है, ऑक्सीजन गैस को हम लोग वाटर में मिलाते हैं, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है पानी में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है। इसी की वजह से मछलियाँ जो होती हैं पानी के अंदर सांस लेती रहती हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेशन का मतलब जो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग होता रहता है, इसी की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन पाया जाता है वाटर में, तो ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में डिजॉल्व रहता है, ठीक है। अब तीसरा आते हैं हम लोग गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट तो हमारा गैस है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तीनों हो सकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के 3 तरह का सॉल्यूशन बनेगा कैसे, सॉलिड को हमने गैस में डिजॉल्व कर दिया,
उसके बाद लिक्विड को हमने गैस में डिजॉल्व कर दिया, उसके बाद हमने गैस को गैस में डिजॉल्व कर दिया। तो इस तरह के सोल्यूशन हमारे टोटल 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर होगा। ये बुक से आप एक बार देखेंगे, उसका एग्जाम्पल वगैरह उसमें होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें बहुत कम पूछा जाता है, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है ये सब चीज़ें, बस थोड़ा बहुत हमको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मेन जो अब हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, या हम बोल सकते हैं एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या होता है एक्सप्रेशन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे और उसको सोल्यूशन से कैसे कोरिलेट करेंगे, ये सब चीज़ें क्या होता है आगे देखेंगे। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, कि किसी भी कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म। एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स, तो इसमें एक टर्म आ रहा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक्चुअली होता क्या है, तो हमने बात किया था क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हमने बात किया था। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो इसी सोल्यूट और सॉल्वेंट से रिलेटेड एक टर्म आता है कंसंट्रेशन। तो कब हम उसको कंसंट्रेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे कंसंट्रेशन का सॉरी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। जैसे कि हमने क्या किया कि 10 ग्राम हमने मीन्स यू टेक 10 ग्राम ऑफ शुगर एंड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 100 ग्राम क्या किया हमने, सॉल्वेंट को फिक्स कर लिया। तो सॉल्वेंट फिक्स है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो देखो डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ, कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन specific amount of solvent is called concentration, तो देखेंगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो क्या होगा कि जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमने वाटर NaCl लिया, तो NaCl को हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे सॉल्वेंट हमने ले लिया, सपोज दैट 100 ml हमने सॉल्वेंट ले लिया, तो उस सॉल्वेंट में हम NaCl डिजॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। या हमने 1 लीटर वाटर लिया और 1 लीटर वाटर में हम जो भी अमाउंट है उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। तो कोई एक अमाउंट हम सॉल्वेंट का क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ले रहे हैं, उसमें हम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन मैनी टर्म्स, उसको मैनी वे में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे द कंसंट्रेशन of solution expressed in many way। तो 1 by 1 देखते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा कौन कौन से होते हैं। उसको आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, जिसमें हम बात करते थे मोल कंसेप्ट का। तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हमने ये सब टर्म्स पढ़े होंगे कंसंट्रेशन का, जिसमें हमारा आता है मास बाई मास परसेंटेज आता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट आता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज आता है, मोल फ्रैक्शन आता है, एंड देन मोलैरिटी आता है, देन मोलैलिटी आता है, देन ppm आता है, पार्ट पर मिलियन। ये सब टॉपिक आपने पढ़ा होगा।
तो आपको कुछ तो क्लियर होगा, लेकिन जो नहीं क्लियर होगा तो यहाँ पे हम लोग उसको क्लियर करेंगे 1 by 1। तो हम उसको ईजी वे में उसको एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको अगर हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में समझेंगे, इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में भी समझेंगे, दोनों में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको कोई भी कठिनाई ना हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मास बाय मास परसेंटेज, या इसको बोल सकते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज बोल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। एंड इनको ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, W बाय W परसेंटेज। ठीक है, इसको परसेंटेज बोल सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं मास बाय मास परसेंटेज को, तो इसको इजी वे में पहले हम इसको जनरल वे में एक्सप्लेन करते हैं, देन हम लोग आएंगे बुकी लैंग्वेज की बुक से कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, सोल्यूट लिया, ठीक है, एंड सोल्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों मास बाय मास परसेंटेज। इसमें देखेंगे वन इज द न्यूमरेटर एंड सेकेंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा ऊपर है, डिनोमिनेटर हमारा नीचे है। तो ऊपर वाला मेंबर हमेशा हमारा क्या होगा, सोल्यूट होगा, और नीचे वाला मेंबर हमेशा क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा या तो सोल्यूशन होगा। जैसे हमने यहाँ कंसंट्रेशन लिया था, तो कंसंट्रेशन में जो सोल्यूट है उसको हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में। तो सोल्यूट हमेशा कहाँ होगा, ऊपर में, और डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या हम ले लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे या तो सोल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मास बाय मास परसेंट, तो ऊपर भी मास है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, मास ही है। तो मतलब क्या है, हमारा सोल्यूट को भी हम लोग मास में लेंगे और सॉल्वेंट को भी क्या लेंगे, मास में लेंगे। तो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी सॉल्यूट को, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं द मास ऑफ या द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय मास परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ है, यू टेक अ बीकर एंड बीकर कंटेन सम वाटर एंड उसमें हमने क्या किया, NaCl को डिजॉल्व किया। NaCl को डिजॉल्व करने के बाद उस पूरे बीकर में जो वाटर है और NaCl दोनों मिलकर क्या बना लिया, सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन का जो मास होगा वो मास हमारा कितना होगा, 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम सोल्यूशन में हमने कितना NaCl मिलाया हुआ है, तो जितना NaCl उस 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में मिला हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको अदर लैंग्वेज में इसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि हम शुगर लिया और शुगर को हमने वाटर में मिक्स किया, तो आफ्टर द मिक्सिंग द होल मास ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ग्राम, मतलब पूरे सोल्यूशन का मास कितना हो गया, 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम सोल्यूशन में जो हमने सोल्यूट उसमें मिलाया हुआ है दैट इज शुगर, उस शुगर का मास कितना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं और उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो देखेंगे इसका मास बाय मास परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं। द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन तो हमने देख लिया, अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि मास बाय मास परसेंटेज हमारा होता क्या है। तो हम यहाँ देखेंगे W बाय W परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट हमारे पास क्या है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट में। तो क्या है, कोई भी सोल्यूशन हमारा जो बना होता है वो सोल्यूट से बना होता है और सॉल्वेंट के, दोनों के मिक्सचर से हमारा क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो W बाय W या मास बाय मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट क्या है, या तो सोल्यूट हो सकता है या तो सॉल्वेंट हो सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सोल्यूट का। तो अगर कंपोनेंट हमारा सोल्यूट है, तो हम सोल्यूट का मास लेंगे न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू
मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना है, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में ही हमारा क्या है, सॉल्यूट का कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अगर सॉल्यूट का कंपोनेंट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का कंपोनेंट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का कंपोनेंट यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। या इसको हम एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, मास ऑफ कंपोनेंट का मतलब यहाँ क्या हो सकता है, हमारा कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर दे देगा W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो सकता है मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अगर डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन दिया है तब तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर सॉल्यूशन की जगह पे कभी कभी क्या है कि दे देगा कि इतना ये जो सॉल्यूट है वो इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, तो उस केस में हम लोग क्या करना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करेंगे तब वो सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगा, क्लियर। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए इस पे मास बाई मास परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 80 या इसको हम बोल सकते हैं 120 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water contains 30 ग्राम ऑफ NaCl, 30 ग्राम ऑफ NaCl। कैलकुलेट द concentration in terms of W/W परसेंटेज। तो क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है 120 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, मतलब NaCl को हमने वाटर में डिजॉल्व किया हुआ है तो उसका मास कितना हो रहा है 120 ग्राम, और उसमें NaCl का अमाउंट कितना है 30 ग्राम है। तो क्या पूछ रहा है कि W/W परसेंटेज होगा क्या। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, किसका पूछ रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ W/W परसेंटेज, किसका, ऑफ NaCl। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देख लेंगे। तो सोल्यूशन हम इसका देखेंगे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मास लिख लेते हैं, मास ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है, मास ऑफ NaCl दिया है 30 ग्राम, एंड सॉल्यूशन का मास कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, दिस इज द 120 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास दे दिया, हमको क्या पूछ रहा है, सॉल्यूट का मास बाई मास परसेंटेज। तो यहाँ पे देखेंगे W/W परसेंटेज ऑफ NaCl इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 30 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 120, और इनटू में हमने क्या कर दिया 100 कर दिया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, एंड 3 से हम इसको कट करें तो कितने बढ़ जाएगा, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या 100/4। तो 100/4 को क्या लिख सकते हैं, दिस इज 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा, तो ये हो गया हमारा 25। ये कितना हो जाएगा 25% इज द आंसर। तो 25% ऑफ NaCl।
इससे क्या हमको पता चला कि 120 ग्राम जो सोल्यूशन है उसमें 25% हमारा क्या है, NaCl है, और बाकी जो हमारा 75% है वो हमारा क्या है, वाटर है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, देन मोलैरिटी क्या होता है, देन मोलैलिटी क्या होता है, एंड मोल फ्रैक्शन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। तो ये सब जो टर्म्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द अपर बेल आइकन, एंड जिससे हमको आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। with